हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब तक के सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट रिज़ल्ट। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये गलती कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं। मैं जो फ़ोटोज़ आपको दिखाने वाला हूँ, शायद उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लगातार मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। इसके बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उन्हें देखकर आपका मन थोड़ा-सा विचलित हो सकता है। तो चलिए पहला फ़ोटो हम ये देखते हैं। ये जो है सर्जरी 1960 की एक आउटडेटेड सर्जरी है जिसमें 4 mm का पंच यूज़ किया गया है। नॉर्मली जो हेयर ग्राफ्ट निकालने के लिए पंच का यूज़ होता है वो 0.7 mm से 1 mm तक का होता है और इसमें 4 mm का पंच इस्तेमाल किया गया, यानी कि 4 टाइम ज़्यादा बड़ा पंच इस्तेमाल किया गया। और देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है डोनर एरिया की और रेसिपिएंट एरिया की। मुझे नहीं लगता ये बंदा कभी भी इस चीज़ से रिकवर होने वाला है। तो बहुत ही बुरा ये हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट है। हालाँकि 1960 का है और एक बहुत ही आउटडेटेड टेक्निक से किया गया है और आज की डेट में ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। इसके बाद ये जो दूसरा केस है हमारे सामने, एक ओवर हार्वेस्टिंग का केस है। यहाँ पर जो है ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा निकाल दी गई है एक ही सिटिंग में। बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड करता है। 4500 बहुत ज़्यादा नहीं है, निकाली जा सकती है, लेकिन जिनका डोनर एरिया ही नहीं है उनके केस में 4500 ग्राफ्ट एक ही सिटिंग में निकालना मुझे नहीं लगता सही है। और इस पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। 4500 ग्राफ्ट एक ही सिटिंग में निकाली गई है, लेकिन डोनर एरिया ना होते हुए निकाली गई है, इसलिए इस पेशेंट की ऐसी हालत हो गई है। तो ग्राफ्ट निकालना भी अपने आप में एक कला है, टेक्निक है और ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि उतनी ग्राफ्ट अवेलेबल है जितनी आप निकालना चाहते हैं। ये जो केस आपके सामने है, एक नेक्रोसिस का केस है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक ही जगह पर बहुत सारी ग्राफ्ट इम्प्लांट कर दी, 1 सेंटीमीटर में 35 टू 40 ग्राफ्ट ही लगाई जानी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप ग्राफ्ट लगाएंगे तो ग्राफ्ट भी मर जाएंगी। इसके अलावा नेक्रोसिस का खतरा रहता है, जो कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट होने पर रेसिपिएंट साइड पर स्लिट्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं जिसमें कि बाद में ग्राफ्ट को लगाया जाता है। अब ऐसे में अगर आपने बहुत ज़्यादा स्लिट्स बना दी हैं, बहुत ज़्यादा डेंस बना दिए हैं, तो नेक्रोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एक लिमिटेड डेंसिटी ही पॉसिबल हो पाती है। अगर आप चाहें कि बहुत ज़्यादा डेंस आपके हेयर हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है और नेक्रोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अब ये जो नेक्स्ट फ़ोटो है, इसे देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि बहुत ही घटिया हेयर ट्रांसप्लांट है। मुझे यकीन नहीं होता कि आज की डेट में भी ऐसे डॉक्टर और ऐसे टेक्नीशियन अवेलेबल हैं जो इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। नेचुरल डिस्टेंस है ग्राफ्ट्स के बीच में, हेयर लाइन बिल्कुल ही घटिया बनाई है और 1 सेंटीमीटर में मुझे नहीं लगता कि 4-5 से ज़्यादा ग्राफ्ट इसके अंदर लगाई गई है। और मैं पेशेंट भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिसर्च कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए। अगर पेशेंट को पता ही नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे होता है, और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने चला जाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के रिज़ल्ट उनके आ सकते हैं। हो सकता है इस बंदे ने सोचा हो कि अब मेरे जो हैं बहुत सारे बाल आएंगे और 8-9 महीने बाद पता चला हो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल ख़राब हो गया। मतलब इतनी घटिया हेयर लाइन, कोई प्रॉपर हेयर ग्राफ्ट इसमें लगाई नहीं गई है। तो ये भी एक तरह का बहुत ही बुरा हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर है। ये जो अगली फ़ोटो है, ये एक फ़ीमेल के ओवर हार्वेस्टिंग का केस है। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है जो कि मेल का, यानी कि जेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और ये क्लेम करते हैं कि वो फीमेल का हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मतलब हद ही हो गई है। तो प्लीज़ फीमेल के हेयर ट्रांसप्लांट केस में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छा क्लिनिक चूज़ करें। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के केस में तो कॉस्ट को आपको कभी नहीं देखना चाहिए। एक अच्छा क्लिनिक, एक रेप्यूटेड क्लिनिक और एक रेप्यूटेड डॉक्टर आपको चूज़ करना चाहिए। ये जो केस है एक ओवर हार्वेस्टिंग का केस है और मुझे लगता है इस लेडी की लाइफ ख़राब हो चुकी है। ये जो नेक्स्ट फ़ोटो है, ये एक हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर का तो है ही, साथ के साथ ओवर हार्वेस्टिंग का भी केस है। शायद हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ये बंदा आराम से बाहर घूम सकता था अपने इतने हेयर को लेकर, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से ओवर हार्वेस्टिंग की गई है और जो रिज़ल्ट है बात का, बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है। और इस रिज़ल्ट के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जो देखकर ये नहीं जान पाएगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत है बालों में, या तो कोई बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका है कि अपने आप को पूरा बाल्ड कर ही घूम सकता है, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतने बुरी तरह से ओवर हार्वेस्टिंग की गई है। अब ये जो अगला फ़ोटो है, ये भी एक हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर का है, लेकिन केस ये सबसे ज़्यादा जो है वो ग्राफ्ट जो प्लेसमेंट की गई है, जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस फ़ोटो में जो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर का रीज़न है वो ये है कि ग्राफ्ट को बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से
हैंडल किया गया है। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे क्लिनिक ये बोलते हैं कि अगर आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट आना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे भी क्लिनिक हैं जो कि बियर्ड से और चेस्ट के बाल से, जो कि आपके जो सर के बाल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, उनसे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे देते हैं। तो पुअर डोनर एरिया से रिज़ल्ट आना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट फेल ज़रूर होगा अगर आप ग्राफ्ट को प्रॉपर तरीके से आपने हैंडल नहीं किया गया है, सलीन वाटर में नहीं रखा गया है, फोर्सेप्स से तरीके से नहीं पकड़ा है, तो ऐसे में ग्राफ्ट का मर जाना पॉसिबल है। ग्राफ्ट जो होती है बहुत ही फ्रेजाइल होती है, अगर तरीके से हैंडल नहीं की जाए। आप लगा तो देंगे और जिसका हेयर ट्रांसप्लांट किया उसे भी लगेगा कि हाँ मेरे ग्राफ्ट लग गई हैं, लेकिन वो डेड हो जाएंगी। 2, 3, 4 दिन बाद वो आपको पता चल जाएगा, आपके बाल बाहर आ जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगी ग्राफ्ट। तो मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर में यही होता है कि ग्राफ्ट प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं होती हैं और वो डेड हो जाती हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग क्या देखते हैं कि डेंसिटी आनी चाहिए, डेंसिटी आनी चाहिए, डेंसिटी आनी चाहिए। लेकिन आपका जो डोनर एरिया है उसको भी सही से प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी यहाँ पर डेंसिटी आ गई और आपके यहाँ पर विजिबल स्कारिंग है, आपका स्कैल्प क्लियर दिख रही है, तो आपका रिज़ल्ट वो उसे बैड हेयर ट्रांसप्लांट है। आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरह से पैची स्कैल्प है, किस तरह का डोनर एरिया कर दिया गया है। और अब भले ही आगे हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद हेयर आ गए हैं, लेकिन आप ये जो आपका डोनर एरिया है अगर वो ख़राब है तो आप बाहर नहीं घूम सकते। और हेयर ट्रांसप्लांट इंसान इसीलिए कराता है ताकि वो अच्छा दिखे। लेकिन सामने से अगर आप अच्छे दिख रहे हैं और आपका ये जो है डोनर एरिया ख़राब हो चुका है, पैची लुक है आपका वहाँ पर और विजिबल स्कारिंग है, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो चुका है। बहुत सारे क्लिनिक ये क्लेम करते हैं कि FUE टेक्निक जो होती है वो बिल्कुल स्कार फ्री होती है, किसी भी तरह का कोई स्कार नहीं आता, लेकिन ये सच नहीं है। नॉर्मली बारीक छोटे से स्कार आपके स्कैल्प पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में थोड़े बड़े भी आ सकते हैं जहाँ पर पंचेस ज़्यादा बड़े साइज़ का इस्तेमाल हुआ हो और बहुत ज़्यादा डेंस आपकी हार्वेस्टिंग की गई हो। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर हार्वेस्टिंग ना हो आपके स्कैल्प से और पंचेस छोटे और बारीक इस्तेमाल किए जाएँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अब इस तरह की आ गई हैं कि बहुत ही बारीक सा स्कार रहता है। 2 या 3 दिन के बाद भी कोई देखकर नहीं बता सकता कि आपकी ग्राफ्ट कहाँ से निकाली गई है, और वो कुछ अच्छे क्लिनिक्स में यूज़ की जाती है टेक्निक। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि क्लिनिक चूज़ करते वक्त आप इन चीज़ों को पूछें, क्वेश्चन करें, अपनी रिसर्च करें और ऐसे क्लिनिक में जाएँ जहाँ पर कि विजिबल स्कारिंग बहुत ही कम होती है और या फिर ना के बराबर होती हो। इन सभी फ़ोटोज़ और रिज़ल्ट को देखने के बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक जो 15 या 20 रुपए का हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेगा। सिर्फ बाल उगा देना सर पर ही एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। मेरा भी अभी आप अगर सामने से देख रहे हैं तो बहुत अच्छे बाल दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में क्या प्रॉब्लम है, कितनी इरिटेशन होती है, क्या क्या दिक्कत आती हैं। तो एक अच्छे और एक रेप्यूटेबल डॉक्टर को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, कम से कम 500 से 600 पेशेंट की लिस्ट लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि हाँ उनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं या नहीं आए। लेकिन अगर आप एक ऐसे क्लिनिक में जा रहे हैं जहाँ 10, 15, 20 रुपये, 25 रुपये ग्राफ्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे। कराना है कराओ वरना मत कराओ, लाइन लगी है बाकी के पेशेंट्स की। वो आपको डेंसिटी तो दे देंगे लेकिन वो नेचुरल लुक शायद आपको ना मिल पाए, वो कंफर्टेबलनेस शायद आपको ना मिल पाए। तो 10, 15, 20, 25 रुपये पर ग्राफ्ट की कंजूसी ना करते हुए आप पैसे सेव करें, एक अच्छे क्लिनिक में जाकर ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं ताकि एक नेचुरल लुक आए और कोई भी देखने के बाद ये ना बता पाए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। कि ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट वही है कि लोग देखकर ना बता पाएँ कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बहुत सारे हीरो हीरोइन, बॉलीवुड के एक्टर्स, हॉलीवुड के एक्टर्स जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, आप देखकर नहीं पता कर सकते कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। उन्हीं का एग्जाम्पल दिया जा सकता है क्योंकि वो विजिबल होते हैं स्क्रीन पर और मैं और आप जैसे लोग उन्हें देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं देख सकते, इसीलिए इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसे कहते हैं कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट। तो अगर आपकी 20-30 रुपये पर ग्राफ्ट की कॉस्टिंग बढ़ती भी है तो आप उसे ना देखें, आप ये देखें कि उस डॉक्टर के अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। लॉन्ग हिस्ट्री है अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट की, बीच में फेलियर नहीं है। अगर ऐसे डॉक्टर आपको मिलते हैं तो आप जल्दी से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।